हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का प्रोज पीस पोएट्स एंड पैनकेक्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो इन दिस वीडियो चिल्ड्रन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ऑलराइट, बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है बिकॉज पॉसिबली इट्स लेंदी, दैट इज़ द रीज़न। बट लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोज पीस. Alright, so let's get going without wasting time. So Poets and Pancakes children is basically about Gemini Studio that was located in Chennai. ठीक है, ये आपके इंट्रोडक्टरी लाइंस में भी गिवन है अबाउट द ऑथर में, जहाँ पे अशोका मित्रन जो ऑथर हैं इस प्रोज पीस के, तो वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनका कैसा टाइम रहा यहाँ जेमिनी स्टूडियोज़ में, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ऑल दिस वी गेट टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस प्रोज पीस। ओके, सो आपको हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी अगर हम प्रोज पीस या पोइट्री पढ़ते हैं तो हमें ऑथर या पोएट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो अशोका मित्रन भी कौन थे? ये तमिल राइटर थे एंड काफ़ी वाइड इनका एक्सपीरियंस रहा है। एंड लेटर ऑन इन्होंने काफ़ी टाइम बाद एक बुक लिखी माई ईयर्स विद द बॉस, जिसमें इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बात की है। सो चिल्ड्रन, लेट्स गेट गोइंग विद द प्रोज पीस। यहाँ पे आप देखोगे कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, और ये जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्लेमिंगो के हर प्रोज पीस में गिवन है चिल्ड्रन, ये की वर्ड्स एंड फ्रेजेस हम इनको बोल सकते हैं, तो ये आप ज़रूर अपने आंसर्स में यूज़ करिए। ब्लू ओवर, catapulted into, played into their hands, heard her bell ringing, was struck dumb, a coat of mail, the favorite haunt. ओके, सो यू शुड नो अबाउट दीज। और बाकी जो डिटेल्स है चिल्ड्रन रिलेटेड टू जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, थीम, कैरेक्टर स्केचेस, वो मैं सेपरेट वीडियोस में उनके बारे में बात करूँगी। एट द मोमेंट हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन लेट्स गेट गोइंग विद दिस बिकॉज ये काफ़ी लेंदी प्रोज पीस है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है टू रिटेन थिंग्स। तो मैंने पूरे चैप्टर को आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ऑलराइट, सो देर आर अ टोटल ऑफ 23 पॉइंट्स। पूरा चैप्टर 23 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो आपको जो पोएट्स एंड पैनकेक्स आपका प्रोज पीस है, बेसिकली आपको उसके लिए 23 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं एंड यू आर डन विद इट। ओके, सो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है चिल्ड्रन, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका कोई और एस्पिरेशन हो, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, राइटिंग स्किल्स कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश या फिर लिटरेचर कर रहे हो, हर एक चीज़ का अपना एक ट्रिक होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैंने अपने चैनल पे डिस्कस करी हैं। प्लीज़ गो अहेड एंड बेनिफिट आउट ऑफ देम चिल्ड्रन। Okay, so here we see the entire prose piece is divided into 23 points. हाँ, उन points के सब points भी हैं, but then they are all related to each other. देखते हैं the first point यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, that it's about pancakes। जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल में अगर आपसे पूछा जाए पोएट्स एंड पैनकेक्स, सो आपको ये समझना है कि जेमिनी स्टूडियो को ही हमें फोकस में रखना है। सो जेमिनी स्टूडियो में एवरी अदर पर्सन इज़ अ पोएट। हर कोई जो वहाँ पे तमिल मूवीज़ बन रही हैं उनमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, राइट फ्रॉम द ऑफिस बॉय, मतलब जो पियोन होता है वो हो, चाहे बॉस हो, जेमिनी स्टूडियो का हर एक जन वॉज अ पोएट। मतलब दे आर ऑल ड्रीमर्स। ओके, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, लॉयर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे, देन आई विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग पोएट्स। एंड सेकेंडली पैनकेक्स की जब हम बात करें, यू हैव टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, कभी भी अगर कोई भी पर्सन को कैमरा फेस करना होता है तो दैट पर्सन हैज़ टू हैव सम अमाउंट ऑफ मेकअप ऑन द फेस। ऑलराइट, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज डेज जब ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी। तो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का एक्चुअली पर्पस क्या होता था कि फेस के सारे पोर्स को आप क्लोज कर दो पैनकेक्स लगा के। इट्स अ मेकअप मटेरियल बेसिकली पैनकेक। ओके, सो व्हेन आपके सारे
पोर्स क्लोज हो गए तो आप ब्यूटीफुल लगोगे, फेयर लगोगे ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे एक रेफरेंस फॉर ह्यूमर भी है ओपनिंग लाइंस में ही, फर्स्ट 2 लाइंस में, दैट पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। सो ऐसा नहीं है कि सच में ट्रक में भर के मेकअप मटीरियल आता होगा, बट अशोका मित्रन हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ राइटिंग। तो वो इस बात का मजाक बना रहे हैं कि इतना ज़्यादा मेकअप मटेरियल यूज़ होता है while you are making a movie, a film, alright? सो फर्स्ट पॉइंट है, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि पैनकेक क्या है? इट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटीरियल है वो। एंड ये वाली जो कुछ एक्ट्रेसेस के नेम्स यहाँ पे मेंशन है, ये सारी वो एक्ट्रेसेस हैं जो बेसिकली जिन्होंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी या जब एक्टिंग इन्होंने की थी तो वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज में की थी। किसका रेफरेंस है यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रेटा गाबो। आपका जो फुट नोट है उसमें गिवन भी है कि हु आर दीज लेडीज। ग्रेटा गाबो was a Swedish actress. 1954 she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया था क्योंकि इनको मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन बोला गया है ऑफ ऑल टाइम्स। सो एक्चुअली यही रीजन है कि अशोका मित्रन ऑथर जो है इनका नाम ले रहे हैं सबसे पहले। बोला तो ब्यूटीफुल जा रहा है इनको, बट एक्चुअली इट्स द मेकअप दैट मेक्स अ पर्सन ब्यूटीफुल। सेकेंडली वैजयंती माला जो हिंदी मूवीज़ की एक्ट्रेस हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। शी वाज आल्सो एक्ट्रेस जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में वर्क करती थी। एंड मिस गौहर का नाम भी है यहाँ पे, हियर यू कैन सी इन द थर्ड लाइन। तो 3 एक्ट्रेसेस के नेम्स गिवन है जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में काम करते थे। तो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप मटीरियल पैनकेक्स बेसिकली यूज़ किया था। देन रति अग्निहोत्री का नाम है। रति अग्निहोत्री वॉज एन एक्ट्रेस जो जब तक मूवीज में आई तब तक कलर मूवी स्टार्ट हो गई थी। तो दैट्स व्हाई द ऑथर सेज रति अग्निहोत्री may not have even heard of it. Then second point is about the makeup department. ये सेकेंड रेफरेंस फॉर ह्यूमर भी है क्योंकि यहाँ पे अशोका मित्रन बोलते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट वहाँ पे सिचुएटेड था जहाँ कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल में कौन रहते हैं? हॉर्सेस रहते हैं, ठीक है। तो ये भी मजाक बना रहा है वो। एंड रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली। तो ब्रिटिश टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। सो सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट 11 चिल्ड्रन, ये रोमन नंबर 2 है। मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ पे सिचुएटेड था? अपस्टेयर्स, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का कभी स्टेबल हुआ करता था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ी बहुत और हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दैट ही हैड अ लॉट ऑफ अदर प्रॉपर्टी, plus he got married to a girl at St. Mary's Church in Fort St. George in Madras, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है 2 चीज़ों के बारे में, मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ सिचुएटेड था एंड सेकेंडली रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं अबाउट द प्रोज पीस चिल्ड्रन। इट्स ऑल्सो अबाउट मेकअप रूम, ठीक है। तो मेकअप रूम का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कि बहुत सारे मिरर्स थे और बहुत सारी इनकैंडिसेंट लाइट्स थी। इनकैंडिसेंस का मतलब बहुत ब्राइट लाइट्स थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, वी ऑल अंडरस्टैंड, कभी भी आप इंटरव्यूज देखते हो सेलिब्रिटीज का, बेसिकली एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का, देन यू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ईजी टू सिट बैक फॉर आवर्स टू गेट द मेकअप डन। ओके, इसीलिए क्या बोला गया है, इसे फायरी मिजरी बोला गया। फायरी मिजरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इतनी ब्राइट लाइट्स हैं एंड देन फिर मिरर्स हैं इतने सारे, तो वो लाइट्स जो है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, तो वहाँ बहुत गर्मी हो जाया करती थी। ओके, इट यूज टू बी फायरी, इट यूज टू बी वेरी हॉट देयर, तो बहुत हीट होती थी। तो फायरी मिजरी के लिए ही थर्ड रेफरेंस फॉर ह्यूमर भी हम यहाँ देख सकते हैं ऑथर ने यूज़ किया है। Then fourth point is very interesting. ये again it's about the makeup department, but यहाँ पे author ये बता रहा है कि पूरा makeup department was actually like an example of national integration. Okay, it's a reference for national integration. क्यों? क्योंकि
इट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली, मैंने यहाँ ABCD करके लिखा है चिल्ड्रन, सो यू नो आपको और अच्छे से समझ में आए कि बंगाली है इस डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्रियन है, धारवाड़ कानाडिगा, देन आंध्रा, देन मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी था वहाँ पे, एंग्लो बर्मीज हैं, एंड बहुत सारे लोकल तमिलियंस भी हैं. ओके, सो दिस इज अ रेफरेंस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. एंड देन दूरदर्शन देखते थे लोग और ऑल इंडिया रेडियो को सुनते थे, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते थे that were about unity. ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस कन्वे करते थे कि लोगों को यूनाइटेड होकर रहना चाहिए, तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते थे. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दिस बेसिकली वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज डिफरेंट जगह के लोग वर वर्किंग टुगेदर. उसके बाद एक रेफरेंस फॉर ह्यूमर है यहाँ पे, अगेन रिलेटेड टू द मेकअप डिपार्टमेंट. यू नो गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, गैंग वर्ड यूज हुआ है तो वो अपने आप में रेफरेंस फॉर ह्यूमर है. thereafter ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster, into a hideous crimson hued monster. hued का मतलब क्या होता है, कलर, crimson is red. ओके, सो मजाक बनाया जा रहा है कि अपने मेकअप से ये किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले इंसान को, डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक मॉन्स्टर बना सकते थे. ओके, सो thereafter फिफ्थ पॉइंट को हम देख लेते हैं. Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. So ये आपको ध्यान रखना, फिफ्थ पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि आउटडोर शूटिंग ज़्यादा नहीं होती थी, इंडोर शूटिंग ही प्रेफर करते थे बिकॉज वो उनके लिए उस समय में कन्वीनियंट हुआ करता था. Okay, then again there's a reference of humor here. You can see that girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. So children, reference for humor बहुत सारे हैं. You have to understand कि ये सब reference for humor एक साथ बन के एक एक्सट्रापोलेशन मीनिंग एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है. आपसे राइटिंग स्टाइल भी अशोका मित्रन का पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि बहुत सारे ह्यूमरस रेफरेंसेस हैं जो इन्होंने, और पन, बहुत सारे पन है जो इन्होंने एम्प्लॉय किया है. ओके, देन सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. दैट ऑथर इज सेइंग that a strict hierarchy was maintained in the makeup department. हायरार्की का क्या मतलब होता है, एक हायर लेवल से लोअर लेवल या लोअर लेवल से हायर लेवल तक, बेसिकली इट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हायरार्की के बारे में जब बात हो रही है तो वो व्हाट एग्जैक्टली इट इज इन द मेकअप डिपार्टमेंट. तो जो चीफ मेकअप मैन था, जो हेड था मेकअप डिपार्टमेंट का, बेसिकली वो क्या करता था, मेन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को का मेकअप करता था. तो यहाँ पे सी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसने क्या बोला है, दैट दे वर मेड अगली. ओके, सो देन जो सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरो, मतलब जो साइड हीरो हीरोइन होती थी उनका मेकअप करता था. उसका भी जो जूनियर था वो कॉमेडियन का करता था एंड सो फोर्थ. और जो क्राउड शूटिंग जब भी होती थी तो उनका मेकअप ऑफिस बॉय करता था. ऑफिस बॉय मतलब जो पियोन होता है, ठीक है, वो करता था. सो यहाँ पे इसीलिए हायरार्की की बात हो रही है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एंड हियर अगेन जब हम ऑफिस बॉय की बात कर रहे हैं तो ये भी एक कैरेक्टर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट भी है. जब अशोका मित्रन का अपना ओपिनियन वो एक्सप्रेस कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि जब क्राउड शूटिंग होती थी, ओके, क्राउड शूटिंग में जो ऑफिस बॉय था वो क्या करता था, वो बस एक बकेट में बहुत सारा पेंट भर लेता था एंड ही यूज्ड टू स्लैप इट विद अ ब्रश ऑन द फेसेस ऑफ द प्लेयर्स विद जो एक्स्ट्राज होते थे. सो मेन पर्पस यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था, आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द face in the process of applying makeup. Basically this was the idea. This is what exactly it was all about. Pancakes was all about. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अब ऑफिस बॉय की बात हो रही है, सो रेफरेंस फॉर ह्यूमर भी है,
ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऑफिस बॉय, मतलब जो पियोन का काम करता था, चपरासी भी बोल सकते हैं जिसको, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ही इज इन हिज अर्ली 40s। इसका कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्ली 40s में है ये, ऑलराइट। तो इसे बॉय बोला जाता है, बट बिकॉज दैट वाज द टर्मिनोलॉजी दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग दोज डेज, ओके। आया तो ये भी किस लिए था यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में? एक डायरेक्टर बनने के लिए, स्टार एक्टर बनने के लिए, टॉप स्क्रीन राइटर या लिरिक्स राइटर। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम जिस भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द लॉयर, सब पोएट्स हैं और सब बहुत टैलेंटेड हैं, ओके। सो ये भी बहुत टैलेंटेड था और ये आया था ये सोच के कि मैं हीरो बन जाऊंगा या डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा या टॉप स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, बट ही एंडेड अप being a peon, being an office boy, okay। so obviously बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड भी था एंड बहुत टैलेंटेड भी था, लेकिन उसको ये काम दिया हुआ था तो वो बहुत बिटर रहता था, बहुत गुस्सा रहता था और हर समय ग्रम्बल करता रहता था, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है हियर चिल्ड्रन, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव सेग्रीगेटेड द पॉइंट, जिससे बहुत ईजी हो जाए। तो ये जो बॉय है, he was in the makeup department. Here you can see what the author is telling us about him. Great literary talent. उसको ऐसा लगता था उस बॉय को, ऑफिस बॉय को, कि वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसको ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है जो केवल बाबर्स एंड परवर्ट्स के लिए है, ओके। परवर्ट का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु हैज गॉन ऑन द रॉन्ग पाथ, जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, ऐसे लोगों को परवर्ट्स बोलते हैं, ओके। देन 7 का सी पार्ट देख लेते हैं। 7 पॉइंट इज ऑल अबाउट द ऑफिस बॉय चिल्ड्रन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी वो बहुत ज्यादा बिटर होता था तब वो किसको ब्लेम करता था? कोठा मंगलम सुब्बू को ब्लेम करता था, ओके। हम उस सुब्बू के कैरेक्टर स्केच पे भी आएंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता था, इन ऑल हिज इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक ही पर्सन था जिसको वो ब्लेम करता था कि, और वो था कोठा मंगलम सुब्बू, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स आए हैं, वोज, इग्नोमिनी एंड निग्लेक्ट। निग्लेक्ट इज अंडरस्टूड। वोज का मतलब क्या है? ट्रबल्स। इग्नोमिनी का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? डिसऑनर। सो उसको ऐसे लगता था उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है और उसको डिसऑनर किया जाता है। इतना टैलेंटेड और इतना एजुकेटेड पर्सन है, बट उसको इस तरह से ऐसा काम दे दिया गया है। सो ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। सो आई होप जो ऑफिस बॉय का कैरेक्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा। ही वॉज नॉट अ बॉय, ही वॉज इन हिज 40s। वो अच्छा एजुकेटेड पर्सन था और टैलेंटेड भी था और स्टार बनने आया था, लेकिन यहाँ पे आके वो ये काम कर रहा था और इसका जो रीजन था वो सोचता था कि कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पे एक रेफरेंस फॉर ह्यूमर भी है चिल्ड्रन। सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। अच्छा, इनका जो काम था ना अशोकामित्रन का, ऑथर का, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड हियर 8th पॉइंट है वो, ऑथर्स नेचर ऑफ वर्क। तो इनका जो काम था वो क्या था कि ये पूरे दिन बैठ के न्यूज़पेपर से कटिंग्स करते रहते थे। बिकॉज उनका जो काम था वो क्या था? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन न्यूज इवेंट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और उनको कट करके वो पेस्ट करते थे फाइल्स में। तो सब लोग ये सोचते थे कि इनको तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बस बैठ के पूरे दिन कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। तो वैसे ही जो ऑफिस बॉय था उसको भी ऐसे लगता था कि ये फ्री बैठा हुआ है, और तो जब भी उसको अपना एंगर का और फ्रस्ट्रेशन का वेंट आउट करना होता था, ही यूज्ड टू कम टू his cabin and start grumbling and all. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं here this part, seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. Okay, सबको ऐसे लगता था इनके पास तो कोई काम ही नहीं है करने के लिए। Alright, so people would barge in, लोग कोई भी अंदर चले जाता था उसके केबिन में और उसको लेक्चर देते थे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। ओके, तो लेटर ऑन, ईयर्स लेटर, जब अशोकामित्रन अपना ये अकाउंट लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड करी। अब चिल्ड्रन, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोठा मंगलम सुब्बू का यहाँ पे हम अब देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच।
बाय द वे चिल्ड्रन, ऑन माय चैनल पूरी एक सीरीज है कैरेक्टर स्केचेस की, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर स्केचेस भी हैं. एंड लेट मी टेल यू एट दिस जंक्चर अगेन दैट कभी भी जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे होम एग्ज़ाम हो, कैरेक्टर स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यू हैव टू नो देम, यू हैव टू नो देम इनसाइड आउट. आपको एनालिसिस कैरेक्टर्स का करना आना चाहिए. ओके, so that's the reason we can say कि कोठामंगलम सुब्बू का बहुत ही important character sketch है. okay, so ये वाला जो point है ना, आप देखोगे यहाँ मैंने ऐसे bracket बना रखा है. basically ये जो कोठामंगलम सुब्बू का जो नेम है वो 7C में भी है एंड 9A पॉइंट में भी है. ओके, कोठामंगलम सुब्बू को नंबर 2 बोला जाता था जेमिनी स्टूडियो में. क्यों? बिकॉज ही वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द बॉस. ओके, वो बेसिकली एक क्लर्क थे. आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है. कोठामंगलम सुब्बू वॉज जस्ट अनदर क्लर्क एंड इतने ज़्यादा वो एजुकेटेड नहीं था और इतना ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं था जैसे ऑफिस बॉय था. लेकिन वो जेमिनी स्टूडियो के टॉप पे पहुंच गया बिकॉज वो अमेजिंगली जीनियस था. ही वॉज अमेजिंगली जीनियस एंड वो डायरेक्टर्स को भी डायरेक्ट करता था और इतने सारे वेज होते थे उसके पास कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. इनफैक्ट जो जेमिनी स्टूडियो को जो डायरेक्शन मिला था वो कोठामंगलम सुब्बू की वजह से मिला था. ही वॉज सो गुड एट वॉट एवर ही वुड डू. ओके, सो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है दैट ही सपोर्टेड हिज फार एंड नियर रिलेटिव्स और सबको हमेशा स्माइल करता रहता था. तो कई बार लोग उसे गलत समझते थे. ओके, यही सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स में डिवाइडेड हैं. We can see here 9B point कोठामंगलम सुब्बू के लिए. Even in the matter of education, especially formal education, सुब्बू इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था जितना ऑफिस बॉय था. ओके, इसीलिए ऑफिस बॉय ज़्यादा गुस्सा होता था उस पर. द 9C point, ही वॉज अ ब्राह्मण और ये रीज़न था कि उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी और उसको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला हुआ था. अफ्लुएंट सिचुएशंस, अफ्लुएंट मतलब वेल्दी. फिर 9D पॉइंट देखते हैं. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स. पूरे टाइम वो खुश खुश रहता था एंड चाहे उसकी मूवी फ्लॉप भी हो जाए. सो दैट वाज वन रीजन दैट पीपल डिड नॉट लाइक हिम. सम पीपल डिड नॉट लाइक हिम, बट येस ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी. And that was the reason that he was a favorite of the boss Mr. Vasan. Okay, so बहुत loyal था अपने employer के लिए. Okay, then this phrase is very important where his character sketch is concerned. जैसे आप मेरे चैनल पे भी उसका कैरेक्टर स्केच देख सकते हो. प्रॉपर एक एक्स्ट्रापोलेटरी आंसर है वो. टेलर मेड फॉर फिल्म्स मतलब ऐसा इंसान बना ही मूवीज के लिए था क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ रहते थे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि एक रैट और टाइग्रेस की फाइट हो गई थी एंड रैट ने टाइग्रेस को किल कर दिया. बट उसके जब कब्स को देखा, उसके बेबीज़ को जब उसने देखा तो उसको उनके ऊपर बहुत तरस आया, पिटी आया. ओके, सो ये अब जो सीन था वो कैसे शो करना है. ऑलराइट, सो दिस पार्ट rat pouring affection on its victims offspring, ये शो करने के लिए सुब्बू ने कितने वेज बताए? 4 वेज बताए. लेकिन प्रोड्यूसर को वो समझ में नहीं आए. he did not like those 4 ideas. तो soon after सुब्बू ने 14 और तरीके बता दिए कि हम इस सीन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली 9F पॉइंट क्या है? सुब्बू ने बेसिकली डायरेक्शन एंड डेफिनेशन दिया जेमिनी स्टूडियो को उसके गोल्डन ईयर्स में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सुब्बू जैसा पर्सन जब आसपास होता था तो मूवी बनाना बहुत इजी हो जाता था. ठीक है, देन 9G पार्ट देखते हैं. पोएट था वो भी, जैसे हर कोई पोएट था यहाँ पे वैसे ही वो भी पोएट था. ठीक है, एंड देन 9H पॉइंट वी कैन सी his success in films overshadowed and dwarfed his literary achievement, or so his critics felt. मतलब
लिटरेरी अचीवमेंट भी काफ़ी थे उसके. आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट ऑल्सो. जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप अंडरलाइन कर सकते हो अपनी बुक में चिल्ड्रन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दोज. जो हम हाईलाइट करते हैं वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस होते हैं. सो इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है 9 एज पार्ट से कि वो भी काफ़ी एजुकेटेड था, हाईली एजुकेटेड था, लेकिन लोग उसे एज एन एक्टर ज़्यादा जानते थे, या उसका जो कंट्रीब्यूशन था मूवीज़ में, उसके जो सक्सेस था मूवीज़ में, उससे ज़्यादा जानते थे. ये कम जानते थे कि वो हाईली एजुकेटेड है. पर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. उसने नॉवल लिखी है थिलाना, मोहानंबल, और भी ऐसे बहुत सारे उसने वर्क उसका था, रिटन लिटरेरी अचीवमेंट उसके थे. ठीक है. 9 पॉइंट्स देख लेते हैं. अमेजिंग एक्टर, मतलब अगर उसे सब्सिडरी रोल भी मिलता था, सेकंड रोल भी मिलता था, तो वो लीड रोल वाले प्लेयर से उसे ज़्यादा अच्छा करता था. सो लोग उसके छोटे मोटे रोल्स भी ज़्यादा ध्यान रखते थे एज कम्पेयर टू जो हीरो होता था, मेन हीरो, उसके रोल से. ठीक है. अच्छा, अनदर कैरेक्टरिस्टिक, जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. हमेशा उसके घर में गेस्ट रहते थे, इसलिए लोग उसे इम्प्रोविडेंट भी बोलते थे. इम्प्रोविडेंट मीन्स जो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, जो एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, पैसे बहुत खर्च करते हैं. ठीक है. तो इतना अच्छा पर्सन होने के बावजूद, इतना काइंड हार्टेड पर्सन था, सबको वेलकम करता था, सबके साथ खुश रहता था, इतना टैलेंटेड था, लॉयल था, येट ही हैड एनिमीज. ओके. सो ये तो हर जगह की कहानी होती है चिल्ड्रन, दैट प्लेस ऑफ वर्क नहीं होता जहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती. सो बेसिकली ही ऑल्सो हैड एनिमीज. तो इसका एक रीज़न हम इस ये भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक क्लर्क था, लेकिन बॉस के जितना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था. बेसिकली ही डिड एनी वर्क फॉर हिज बॉस, एंड जो उसका जो मेन काम था ना, वो उसे इग्नोर कर देता था. तो बाकी सारे लोग एनवी भी करते थे कि बॉस इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है. एंड हेट भी करते थे ऑब्वियसली. But he had his separate identity as a poet, as an actor, a director भी था वो, और as an he had all the good qualities. He had a readiness to be a host anytime. So that's how Subbu's character has been presented. So here आप देखोगे जब 9K पार्ट में that his general demeanor that resembled a sycophant. ऑलराइट. साइकोफैंट एक ऐसा पर्सन जो हर समय फॉल्स प्रेज में इन्वॉल्व रहता है. जैसे कि अगर मुझे आपसे काम निकालना, मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगी, ठीक है, तो उस ऐसे पर्सन को साइकोफैंट बोला जाता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू चिल्ड्रन हाउ यू टेक इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सुब्बू हैज बीन presented as a very very important character and a person who was amazingly versatile. 10th point देखते हैं. You saw Subbu always with the boss, but in attendance role he was grouped under a department called story department. ठीक है. वैसे तो बॉस के साथ सुपरवाइज कर रहा है, पूरे टाइम बॉस के साथ रहता था, लेकिन एक्चुअली वो एक क्लर्क था जो स्टोरी डिपार्टमेंट था. अच्छा, स्टोरी डिपार्टमेंट की जहाँ बात आ रही है तो वहाँ पे एक लॉयर भी एम्प्लॉयड था. ये लॉयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो 11A पार्ट देख लेते हैं. 11 पॉइंट इज बेसिकली अबाउट द लॉयर. ये था तो लॉयर, बट इसको हमेशा ना ही वॉज रेफर्ड टू एज एन ऑपोजिट. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ही वॉज नॉट स्मार्ट एट ऑल. जैसे कि एक लॉयर को स्मार्ट होना चाहिए और शार्प होना चाहिए, दिस मैन एक्सेल्ड इन स्टूपिडिटी. ठीक है, इसीलिए इस लॉयर को ऑपोजिट बोला जाता था. अच्छा, फिर उसके बाद एक इंसिडेंट है कि कैसे इसकी स्टूपिडिटी की वजह से एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस का जो करियर था वही खत्म हो गया. ओके, सो हियर वी सी एक्ट्रेस थी जो कि न्यू थी एंड शी वाज अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड. मतलब क्या है, एक छोटी जगह से
गर्ल आई थी एंड शी वॉज एस्पायरिंग टू बी एन एक्ट्रेस और बहुत टैलेंटेड भी थी. तो एक बार उसकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए, प्रोड्यूसर थे, यू कैन सी हर प्रोड्यूसर, ठीक है. तो वो बहुत जोर जोर से बोलने लगी एंड शी वॉज लाइक, शी स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस और बोलती जा रही थी. जब उसने सांस लेने के लिए पॉज किया तब लॉयर ने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. मतलब लॉयर ने क्या किया, नाउ दिस इज ऑल्सो अनइंटेंशनल, उसने जानबूझ के नहीं किया था, उसने सारी उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली. एंड जब हम गुस्से में होते हैं तो बेसिकली हम कुछ भी बोलते हैं, ओके. तो जब उसने रिकॉर्डिंग अपने सुनी, और वो टाइम पे यू हैव टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, रिकॉर्डिंग किसी की भी इतनी कॉमन नहीं होती थी. इट वॉज ओनली वंस इन अ वाइल दैट इट वुड हैपन, ठीक है. सो वो इतना ज़्यादा डर गई कि पता नहीं ये लॉयर है एक तो, और ये एविडेंस कैसे यूज़ करेगा मेरे अगेंस्ट में, दैट शी लेफ्ट द प्लेस ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो वहाँ से चली ही गई. सो वी कैन अंडरस्टैंड हियर दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर. सो लॉयर की स्टूपिडिटी की वजह से एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, उसका करियर खत्म हो गया. अब देखते हैं 11B पॉइंट चिल्ड्रन, मतलब हम लॉयर का फिर से सेकेंड पॉइंट देखते हैं लॉयर के लिए. लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड. सो कैसे सैड एंड हुआ वो हमने ऑलरेडी देख लिया 12th पॉइंट में. देन थर्ड पॉइंट देखते हैं 11th का. बाकी सब तो खादी में रहते थे, ठीक है, उनका अपना अलग ड्रेसिंग सेंस था एंड बेसिकली दे वर ऑल followers of Gandhi, but this guy was different. ये क्या पहनते थे, ये कोट एंड पैंट में रहा करते थे, ठीक है. सो दैट्स हाउ, मतलब इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो भी और लोगों से डिफरेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट में. एंड अनदर थिंग 11D पॉइंट में हम देखते हैं कि he was a loner. He was a loner. Why? Because he was a man of cold logic in a crowd of dreamers. ओके, बाकी सब पोएट्स हैं एंड पोएट्स हमेशा ड्रीमर्स होते हैं, तभी तो इनके इमोशंस आते हैं सॉन्ग्स में, लिरिक्स में. बट ये पोएट नहीं थे, तो ये बहुत लॉजिकल थे, कोल्ड लॉजिक था उनका. फिर एक और चीज़ यहाँ पे उनके बारे में हमें पता चलती है, बाकी सब तो गांधी जी के फॉलोअर्स थे तो खादी पहनते थे, बट ही वॉज नॉट सो, ठीक है. एंड देन 11th पॉइंट उनके बारे में हम देखते हैं लॉयर के बारे में कि बॉस जो था वो टैलेंट था, उसको बहुत उसकी कदर करता था, तो सबको वो अलाउ करता था टू प्रोड्यूस अ फिल्म. वैसे ही लॉयर को भी चांस दिया गया था टू प्रोड्यूस अ मूवी, बट वो मूवी फ्लॉप हो गई. एंड दैट इज हाउ बॉस ने क्या किया, पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया. तो ये भी एक, दिस इज अ वे ऑफ सेइंग, यू नो, रेफरेंस फॉर ह्यूमर, इसे भी हम बोल सकते हैं कि अशोकामित्रन क्या बोल रहे हैं, एक लॉयर की वजह से, बिकॉज अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद हो गया. तो ये कहीं से कहीं अपने आप में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. 13 पॉइंट देखते हैं चिल्ड्रन, जेमिनी स्टूडियो को क्या बोला गया, फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स, ठीक है. यहाँ पे पोएट्स आते थे, घंटों बैठते थे और बात करते थे, शेरो शायरी होती होगी, पोइट्री चलती होगी, ऑलराइट. तो क्यों, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये फेवरेट हॉन्ट क्यों था पोएट्स का, यहाँ पे लोग पोएट्स जो थे वो क्यों बैठना पसंद करते थे. उसके 3 रीजन है, वो भी मैंने मार्क करे हुए हैं. बिकॉज एक्सीलेंट कॉफी मिलती थी यहाँ पे ऑल डे लॉन्ग एंड ऑल डे सम पार्ट ऑफ द नाइट. सेकेंडली, कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. मतलब जो भी उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन रही होगी उसकी वजह से लोगों को असेंबल होके बैठना प्रोहिबिटेड था. जैसे कि आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कोविड वाले डेज में हम गैदर नहीं हो सकते थे, isn't it? We could not come together. तो एक आर्टिकल लगा हुआ था पूरी कंट्री में. सो सेम हियर, तो कुछ भी जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो रहा हो, तो लेकिन यहाँ पे दे कुड कम टुगेदर, दे कुड सिट टुगेदर एंड डिस्कस व्हाटएवर दे वांटेड टू. Thirdly, this place radiated leisure which was a prerequisite for poetry. मतलब अगर आप पोइट्री वाले मूड में हो तो आपको बिल्कुल फ्री माइंडेड होना चाहिए, ठीक है. सो ये जगह वैसी थी, तो उससे भी यहाँ पे जो पोएट्स थे वो इंस्पायर होते थे, दे यूज्ड टू लव इट हियर. 14th पॉइंट देख लेते हैं चिल्ड्रन. यहाँ पे ज्यादातर लोग
खादी पहनते थे, दे वोर खादी एंड दे वर्शिप्ड गांधी जी, ऑल राइट। बट उसके आगे उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इन लोगों का कोई भी नहीं था। एंड देन यहाँ पे एक कम्युनिज्म का मेंशन आया है चिल्ड्रन, 15 पॉइंट अगर हम देखते हैं, बट उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से अबाउट कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्या होता था? इट वाज अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो पूरी दुनिया में क्या स्प्रेड आउट कर रहा था, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, दैट कम्युनिज्म इक्वालिटी लाना चाहता था और अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी एंड क्लास डिवीजन चाहता था। बट ऐसा नहीं था, कम्युनिज्म एक नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ता जा रहा था लोगों के ऊपर। सो दिस वॉज इट। अगर आपका क्वेश्चन आता ना कम्युनिज्म, what is communism, तो आप क्या बोलोगे? It was a political order that believes in the equality of citizens and abolition of private ownership. लेकिन सिटीजन्स वेलफेयर इसका प्राइम कंसर्न होते हुए भी बहुत सारे लूप होल्स थे कम्युनिज्म में। ये रीजन था कि बहुत से काउंटर मूवमेंट चल रहे थे, जैसे एमआरए के बारे में हम अभी देखेंगे, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जो एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, बिकॉज पीपल वर फॉलिंग आउट ऑफ इट। ऐसा बिलीव किया जाने लगा था कि कम्युनिज्म क्या है? इविल है। जैसे यहाँ पे सी कम्युनिज्म के लिए क्या बोला गया है? कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किल कर सकते थे, बच्चे पेरेंट्स को, स्पाउस अपने हस्बैंड या वाइफ को, ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए, ज़्यादा पावरफुल होने के लिए। सो यहाँ के लोग एवर्स थे कम्युनिज्म के लिए। ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करते थे उसे। 16 पॉइंट देखते हैं चिल्ड्रन। Such notions which prevailed everywhere. Notion means idea. In South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. मतलब क्या है कि सारे के सारे एवर्स थे कम्युनिज्म के लिए, वही थॉट यहाँ पे रिपीट हुआ है। एंड एविडेंस ऑफ इट वॉज सून forthcoming is a reference to moral rearmament army. ओके, एमआरए जिसको बोला गया है। सो बेसिकली एमआरए क्या है? सो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल, और 1952 में इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट दिस आर्मी इज दैट यहाँ ये सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैड कम टुगेदर। और ये लोग हैं कौन? ये हमेशा से एक मिस्ट्री रही थी अकॉर्डिंग टू अशोका मित्रन। लेकिन हम क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं प्रोस पीस को, तो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि दिस वाज अ काउंटर मूवमेंट। ठीक है, एमआरए था क्या? ये एक काउंटर मूवमेंट था फॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म। सो हम इसे एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। दैट टूअर्ड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये लोग घूमते थे इन्फॉर्म करने के लिए पूरी दुनिया को कि कम्युनिज्म का एक बहुत ईवल साइड है, और ये पूरे एशिया में और कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में स्प्रेड होता जा रहा है, तो इसको हमें रोकना है, अदरवाइज ये वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा। ओके, दिस वाज हेडेड बाय फ्रैंक बकमैन। ऑलराइट, सो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी बेसिकली एक 200 लोगों का, मेन एंड वेमेन का, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को जो बिलोंग करते थे ग्रुप था। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है, ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। बट क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल थे, तामिलियंस बहुत सिंपल थे एंड बहुत अच्छे होस्ट थे, तो वो बहुत खुश हो के इन लोगों को एंटरटेन कर रहे थे एंड दे वर टेकिंग केयर ऑफ देम। बट अशोका मित्रन को भी नहीं पता था ये कौन है। लेटर ऑन ही लर्न, यहाँ तक कि जो बॉस थे मिस्टर वासन, उनको भी ऐसा लग रहा था देयर वाज नो क्लियर इंडिकेशन कि हु एग्जैक्टली दीज पीपल वर। ओके, सो ये जो लोग थे बेसिकली ये क्या करते थे, ये पूरा ग्रुप, हियर वी कैन सी 17B पार्ट में दे प्रेजेंटेड 2 plays इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। तो इन प्लेस के आपको नाम भी याद रखने हैं, जॉथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर,
तो ये प्लेस वो लोग स्टेज करते थे। एंड जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो बार बार, सी हियर इट्स रिटन, सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार स्टेज किए जाते थे सेम 2 प्लेस एंड ये लोग बार बार देखते थे। उसका जो पर्पस था और जो मैसेज कन्वेट था वो भी यही था, दैट कम्युनिज्म इज बैड। ओके, एक रेफरेंस फॉर ह्यूमर हमने यहाँ पे मिस कर दिया। व्हेन दे वर ट्राइंग टू गेस कि ये एग्जैक्टली हैं कौन लोग, तो कोई कह रहा था ये सर्कस वाले हैं। तो जब सर्कस की बात आ रही थी तो वो टाइम पे सर्कस में एनिमल्स भी यूज, एनिमल्स को भी इन्वॉल्व किया जाता था। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो इनके पास तो कोई एनिमल्स नहीं है और इनका एक्वेंटेंस एनिमल्स के साथ सिर्फ डिनर टेबल पे है। ओके, सो डिनर टेबल मीनिंग व्हेन दे वुड ईट नॉन वेज, तो ऑब्वियसली रेफरेंस फॉर ह्यूमर है। उसके बाद हम देखते हैं 17C में क्या बोला जा रहा है। जब ये 2 प्लेस, तमिल प्लेस ये लोग स्टेज कर रहे थे, ठीक है, तो एक सीन था जो बहुत ज़्यादा लोगों को, जेमिनी स्टूडियो वाले लोगों को पसंद आया। वो क्या था? सनराइज एंड सनसेट का सीन। और उसमें ये सीन में क्या करते थे, बेयर स्टेज होता था, वाइट बैकग्राउंड होता था एंड बस ट्यून होती थी फ्लूट की। एंड दिस इज हाउ दिस वुड सिंबलाइज कि सुबह हो गई है या शाम हो गई है, सनराइज और सनसेट। देन 17D पार्ट हम देख लेते हैं। MRA यहाँ पे गिवन है। MRA क्या है? काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये आर्मी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था और बड़े बड़े लोग भी इसे सपोर्ट करते थे, वेल्दी पीपल, पावरफुल लोग भी इसे सपोर्ट करते थे। ठीक है, then we come to 17E part. The staff of Gemini Studio has a nice time hosting 200 people. बहुत hospitable लोग थे Gemini Studio के, तो इन लोगों ने इनको different nationality 20 nationalities के लोग थे इस ग्रुप में, उन सबको बहुत खुश होके खाना खिलाया, उनके ध्यान रखा, हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बट दे डिड नॉट नो एग्जैक्टली हु दे वर, बस वो उनके प्लेस एंजॉय करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 18 पॉइंट देख लेते हैं चिल्ड्रन। 18A पार्ट में हम देखते हैं फ्यू मंथ्स लेटर टेलीफोन लाइन्स ऑफ बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड द होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टर वासन जो थे वो जस्ट टू शो हिज पॉपुलैरिटी या बस शो ऑफ करने के लिए वो काफ़ी विजिटर्स को बुलाते रहते थे। कई बार तो उन्हें खुद भी नहीं समझ में आता था कि जो लोग आ रहे हैं वो है कौन। तो ये जो पर्सन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, ये स्टीफन स्पेंडर के बारे में लिखा गया है। एंड यहाँ के लोगों ने तो कभी स्टीफन स्पेंडर का नाम ही नहीं सुना था। उन्होंने हद से हद वर्ड्सवर्थ या टेनिसन या कीथ, शेली, बायरन इनका नाम सुना था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये जो पोएट है, ठीक है, इंग्लैंड से आया है, बट हु एग्जैक्टली ही इज, ये क्या करने आया है। कोई कह रहा था पोएट है, कोई कह रहा था एडिटर है। ठीक है, सो बिकॉज मिस्टर वासन जो बॉस थे ही वॉज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ अ तमिल वीकली, तो लोगों को लग रहा था कि ये भी कोई ऐसे ही एडिटर ही होंगे। ओके, देन वी अंडरस्टैंड हियर 18B पार्ट, ये भी स्टीफन स्पेंडर के लिए ही है। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट अराइव्ड एंड ही वॉज अ टॉल मैन, बहुत इंग्लिश था, मीनिंग उसके मैनरिज्म, वेरी इंग्लिश का मतलब मैनरिज्म इंग्लिश थे। एंड उसका जो भी तैयारी उसके लिए की गई थी कि फैंस लगाए गए, स्टेज सेट किया गया, एंड देन ही केम और उसने आके स्पीच दी। लेकिन उसका एक्सेंट, वन थिंग, एक तो एक्सेंट ऐसा था कि ये तो बहुत सिंपल और लोकल तमिलियंस थे, तो इनको समझ ही नहीं आया, और वो क्या बोल रहा था वो भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो 18C पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया व्हाट ही वाज सेइंग, तो बिल्कुल सब चुपचाप थे एंड नोबडी न्यू व्हाट टू से एंड हाउ टू रिएक्ट। ओके, बट यस, हियर एंड देयर देयर वर वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी जो उन लोगों को समझ में आ रही थी। तो जब स्पीच खत्म हो गई स्टीफन स्पेंडर की, तो सिर्फ वही लोग ही कंफ्यूज नहीं थे कि वो कौन है, इवन
स्टीफन स्पेंडर वॉज बैफल्ड, वो भी कंफ्यूज थे कि हुआ क्या, इन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया, इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। ठीक है, सो ये भी रेफरेंस फॉर ह्यूमर है। सी हाउ मेनी रेफरेंसेस फॉर ह्यूमर वी हैव सीन। 10th है ये कि इंग्लिश पोएट एक ऐसी जगह में जहाँ पे तमिल फिल्म्स बनाई जाती हैं, वो भी सिंपलेस्ट ऑफ पीपल क्या कर रहा है। ठीक है, 18D पार्ट हम देख लेते हैं। सो हियर वी अंडरस्टैंड पोएट वाज आल्सो बैफल्ड। ठीक है, जो सुनने वाले हैं, जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे, वो भी कंफ्यूज थे एंड ये भी कंफ्यूज थे। सो बेसिकली हमेशा ये एक मिस्ट्री थी कि वो कौन पर्सन था जो आया और उसने स्पीच दी और वो चला गया। नोबडी न्यू अबाउट हिम। ठीक है, 18 पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है चिल्ड्रन। आई वुड स्क्रोल टू द नेक्स्ट पेज हियर एंड वील डिस्कस अबाउट 18E पॉइंट जो स्टीफन स्पेंडर के बारे में ही है। तो एक बार अशोका मित्र ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा छोटा सा, जिसमें यू नो देयर वाज सम काइंड ऑफ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, सो बेसिकली द एनकाउंटर वाज अ ब्रिटिश पीरियोडिकल। तो ये एक स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। पार्टिसिपेट करने से पहले अशोका मित्रन ने सोचा कि पहले मैं पता कर लूँ ये जेन्युइन है कि नहीं। देन ही वेंट टू द लाइब्रेरी एंड दिस इज हाउ ही केम अक्रॉस स्टीफन स्पेंडर्स नेम। सी व्हाट डिड ही से, व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट। मतलब बेल रिंगिंग मीन्स कुछ याद आना, और उसको क्या याद आया, उसने तब रियलाइज किया जेमिनी स्टूडियो में पास्ट में जो पोएट आया था, जो हमेशा एक मिस्ट्री था, लोगों को पता ही नहीं था कौन था, क्यों आया था, क्या बोल के गया। ठीक है, सो वो उसको समझ में आ गया। सो दैट मिस्ट्री वॉज अनरेवल्ड। तो ये बहुत खुश हो गया कि एटलीस्ट इतने टाइम बाद ही सही समझ में तो आया कि वो था क्या। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कि वो कितना खुश हुआ, दैट ही इज सेइंग दैट ही हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। ओके, एंड लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, जैसे हिंदी मूवीज में क्या होता था पहले कि यू नो फर्स्ट रील में ब्रदर एंड सिस्टर्स का ग्रुप है, सिबलिंग्स का, और वो कोई भी ऐसा हादसा हुआ, कोई भी ऐसा कुछ भी एक्सीडेंट हुआ जिससे कि सब बिछड़ गए एक दूसरे से, और दे यूज्ड टू सिंग द सेम सॉन्ग, और मूवी के टुवर्ड्स द एंड यू नो दे आर सिंगिंग द सेम सॉन्ग, और उसी सॉन्ग से वो एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। तो उसको भी ऐसे ही लगा, यू नो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट दिस लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। सो देन ही रियलाइज दैट ये कौन था, ये स्टीफन स्पेंडर था। दैट वॉज द नेम ऑफ दिस मिस्टीरियस पोएट। तो वो बहुत खुश हो गया जब फाइनली उसको उसके बारे में पता चला। अभी ख़त्म नहीं हुआ है स्टीफन स्पेंडर के बारे में, हम और आगे जाते हैं। हियर चिल्ड्रन सी दिस पेज, लास्ट 2 लाइन्स, 18G पार्ट है। स्टीफन स्पेंडर ये कौन है, ये द गॉड दैट फेल्ड एक बुक थी जिसके 6 ऑथर्स थे, और इस बुक में एसेस थे अबाउट कम्युनिज्म। मतलब ये 6 लोग कौन थे, ये वो लोग थे जो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, एंड फिर इनको लगा कि ये ठीक कम्युनिज्म ठीक नहीं है, इविल है, एंड दे फेल आउट ऑफ इट। तो इन्होंने साथ मिलके एसेस लिखे थे, यू नो जो एक बुक में कंपाइल हुए, एंड दैट बुक वाज द गॉड दैट फेल्ड। ओके, तो इसमें आउट ऑफ 6 एक पर्सन और भी था, एंड दैट वाज एक ऑथर और भी था जो स्टीफन स्पेंडर था। ठीक है, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस significance. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studio. In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination. ठीक है, so he was no longer a mystery because years later अशोका मित्र ने understand किया कि स्टीफन स्पेंडर exactly थे कौन। Alright, 19th point देखते हैं children. This is about prose writers. See, to be a prose writer, it's not easy. That's one thing. और prose writer अगर आप हो तो according to अशोका मित्रन आपको कैसा होना चाहिए, आपको patient होना चाहिए, आपको persistent होना चाहिए, और आपको persevering होना चाहिए। मतलब
एकदम से सक्सेस नहीं आता है किसी भी राइटर के पास, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और परसिवरिंग का मतलब क्या हो गया, नेवर से डाई एटीट्यूड, ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, वो वाला स्पिरिट। ओके, एंड फोर्थली, रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। अगर आप प्रोज राइटर हो तो आपको रिजेक्शन भी सीप इन करना आना चाहिए। ये उस समय की बात हो रही है चिल्ड्रन, जब अगर आपको कुछ पब्लिश कराना होता था तो आप लेटर लिखते थे एडिटर को, उसके साथ अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते थे, आपका जो भी आपकी राइटिंग है, पोइट्री है या स्टोरी है, वो अटैच करके भेजते थे बाय पोस्ट, बाय मेल। और अंदर उसमें क्या रखते थे, एक सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप हुआ करता था। सो बेसिकली अगर उनको पसंद आ गया तो वो रख लेते थे, अगर वो रिजेक्ट हो जाता था तो वो उसी एनवेलप में डाल के आपको वापस पोस्ट कर देते थे। इसकी जो पोस्ट में जो वो लगते थे, स्टैम्प्स लगते थे, वो काफ़ी महंगे होते थे। ठीक है, हियर यू कैन सी I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript। तो इसीलिए उसने पहले सोचा था, पहले मैं देख लूँ जो स्टोरी कंपटीशन न्यूज़पेपर में हिंदू में कराया जा रहा है बाय दिस ब्रिटिश पीरियोडिकल एनकाउंटर, ये जेन्युइन है भी कि नहीं। And that is how he went on to discover about Stephen Spender। 21st पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। एंड ईयर्स लेटर जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम नहीं कर रहा था तो थोड़ा सा फाइनेंशियल रेस्ट्रेन भी उसको था, तो वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ें बाय करता था, अशोकामित्रन जो रिड्यूस प्राइस पे होती थी। सो दैट्स हाउ उसने एक बार बुक्स डिस्कवर करी विच वर ऑन डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। ओके, सो वहाँ पे उसने ये डिस्कवर किया था कि ये बुक भी बिक रही थी, द गॉड दैट फेल्ड। और जैसे ही उसने उसके ऑथर्स देखे तो वो स्टीफन स्पेंडर को देख के देन ही रियलाइज ओके ही वाज अ राइटर एज वेल। ओके, सो गॉड दैट फेल्ड 22nd पॉइंट इज अबाउट दिस बुक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सारे लोग हैं, इनके राइटर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नासियो सिलोन, आर्थर कोस्लर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ओके, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं चिल्ड्रन, 23rd पॉइंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे गॉड स्टैंड्स फॉर कम्युनिज्म। ओके, एंड गॉड दैट फेल्ड का मतलब है दैट कम्युनिज्म फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, so because, and this is said about the boss Mr. Vasan, because he also had an aversion for communism। जैसे बाकी सारे लोग यहाँ के they used to be averse to communism, so boss Mr. Vasan was also averse to it। He disliked the very concept of communism। Alright, so with that we come to the end of the prose piece children। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में डिवाइड किया। आप ना जब ये वीडियो देखोगे, माय सजेशन इज आप लिखते जाओ, कहीं पे लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट व्हाट, सेकंड किस बारे में है, लॉयर का जो सब पॉइंट कैरेक्टर स्केच है तो हाउ इट इज डिवाइडेड, कोठा मंगलम सुबह का, सो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। ऑलराइट, एंड जो दूसरा वाला चैप्टर का चिल्ड्रन, उसमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं आई विल टॉक अबाउट दैट। कैरेक्टर स्केचेस भी अलग से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच देम। सो टेक केयर चिल्ड्रन। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, इट इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट चिल्ड्रन, शेयर देम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब देम चिल्ड्रन। ओके, सो दैट्स द गुरु dakshana that will come to me from you। All right, take care children, God bless you all।